हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द लाइफ एकेडमी, जहां हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो जहां जीएस के सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के प्रीलिम्स के उन टॉपिक के बारे में जहाँ से बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। अगर हमारे द्वारा टॉपिक सीरीज शुरू किया गया है जिसमें फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने बात किया था उत्तर भारत के राजाओं के बारे में या हिस्ट्री के बारे में। दूसरा टॉपिक सीरीज़ के दूसरे वीडियो में हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास। अब दक्षिण भारत का इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स में जब भी आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो इससे दक्षिण भारत से हमेशा सवाल पूछे ही जाते हैं या पूछे गए हैं, इसलिए दक्षिण भारत का इतिहास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा लें। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर या फर्स्ट वीडियो में उत्तर भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। उसी तरह दक्षिण भारत के इतिहास को भी 3 भागों में हम बांटकर पढ़ेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में। एक चीज़ और, ये कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम आपको ये सारे दक्षिण भारत का इतिहास जो एक ही बार में टॉपिक दिखा दे, इसलिए मेरे द्वारा इस सारे टॉपिक को एक पेज पर लिखकर लाया गया ताकि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास में पहले हम करेंगे कि इसको 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों बांटना मतलब एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, मतलब प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो पहले हम प्राचीन इतिहास के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दक्षिण भारत के इतिहास को कवर कहाँ से करेंगे। देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास को अगर कवर करना है तो आप तमिलनाडु बोर्ड का क्लास 11 और 12 का पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में होगा। दूसरा, हिंदी में पढ़ना है तो रामशरण शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री आती है, या सतीश चंद्रा का मिडाइवल वाला मध्यकालीन इतिहास आता है तो वो पढ़ सकते हैं। या इसके अलावा हमारे साथ जुड़कर दक्षिण भारत के इतिहास को काफ़ी डिटेल से और बढ़िया से भी पढ़ सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास के अंदर सबसे पहले आता है कि कितने टाइम, तो प्राचीन इतिहास लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का टाइम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है संगम वंश। संगम वंश पढ़ेंगे या संगम काल पढ़ेंगे। ठीक है, संगम काल पढ़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है संगम काल, क्योंकि एंशिएंट दक्षिण भारत के इतिहास से बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर प्राचीन इतिहास से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, या पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, संगम काल। अब इस संगम काल में हम 3 राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहला है चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य। ठीक है, इसके अलावा भी आगे पढ़ना है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, प्राचीन इतिहास के अंदर हम 3 वंशों का टाइम पढ़ते हैं या शासन काल पढ़ते हैं, चेर, चोल और पांडव। तो सबके के बारे में एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं चेर के बारे में। तो चेर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, पहले क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक से, अगर चेर की बात की जाए। तो पहले हम इसमें चेर की बात करें तो पहले तो पढ़ेंगे इसकी स्थापना, मतलब कि स्थापना किसके द्वारा किया गया, उसका टाइम भी देखेंगे कि कौन से टाइम में, कब से कब तक उसका टाइम था। ठीक है, मतलब पहले तो स्थापना। दूसरा, उस राजा की राजधानी कहाँ बनाया गया था। तीसरा, वर्तमान समय में वो क्षेत्र कहाँ पर है। अगर मैप की बात की जाए तो मैप के अंदर वो क्षेत्र, चेर राजा का जो क्षेत्र वो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। ठीक है, कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा,
इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो पहला तो हुआ चेर, उसकी स्थापना, मतलब कौन से राजा के द्वारा चेर वंश की स्थापना किया गया, पहला। दूसरा, उसकी राजधानी कहाँ था। तीसरा, क्षेत्र, तो वर्तमान मैप के आधार पर देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र है वर्तमान समय या भारत का कौन सा राज्य, ठीक है। और प्रशासनिक व्यवस्था। इसके बाद इसमें पूछा जाता है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या हुआ, तो इस वंश का जो शासन व्यवस्था था, ठीक है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, किस चिन्ह से ये अपने आप को इंकित करता था। मतलब ऐसा कह सकते हैं जैसे भारत सरकार द्वारा वो शेर वाला जो एम्बलम है अपनाया गया यहाँ अशोक के सांची स्तूप से, आज इसके अलावा सत्यमेव जयते, तो उसी तरह पहले के राजा मतलब चेर राजाओं के द्वारा उनका प्रतीक चिन्ह भी था। उसके बाद आते हैं इसमें मंदिरों का निर्माण। मंदिरों का निर्माण ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा शैली, मंदिरों का जो निर्माण हुआ किस शैली में हुआ, द्रविड़ शैली में हुआ, नागर शैली में हुआ, वेसर शैली में हुआ, किस शैली में हुआ। मतलब कुछ हम मंदिरों का नाम दे दिए जाएंगे, जैसे महाबलेश्वर मंदिर हो जाएगा, तंजौर मंदिर हो जाएगा, तंजौर का मंदिर हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे करके कुछ मंदिरों के नाम दिए रहेंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये किस शैली में बना हुआ मंदिर था, ठीक है। इसके बाद मंदिरों के प्रवेश द्वार, मंदिरों के प्रवेश द्वार, द्वार मतलब क्या हो गया, जो मंदिर बनेगा। अब इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चेर राजा द्वारा जो मंदिर बना था तो उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था या किस नाम से उसके प्रवेश द्वार को जाना जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो तो ये पूछेगा। इसके अलावा टैक्स, यहाँ पर किस प्रकार के टैक्स मतलब कर जो था किस प्रकार के कर लगते थे यहाँ पर, कहाँ पर, चेर राजा के शासन व्यवस्था के अंदर उसके क्षेत्र में कौन कौन से कर लगता था, ठीक है। व्यापार के लिए कौन सा कर लगता था, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा कर लगता था, तो ये सारी चीज़ें होगा। हाँ, एक चीज़ प्रशासनिक व्यवस्था जब हम पढ़ेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर सारी चीज़ पढ़ेंगे। जैसे अगर किसी क्षेत्र के अंदर राजा द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया था, जैसे ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र को जैसे गांव, तो वहां पर क्या कहा जाता था, उसके जो अधिकारी होते थे उसको किस नाम से जानते थे, ठीक है। उसके क्षेत्र में कौन कौन सा व्यवस्था लागू किया गया था, तो ये पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर विदेशियों का आगमन, विदेशियों का आगमन, अब ये क्या है, आगमन मतलब क्या इस राजा के समय में या चेर राजा में कोई भी राजा उसके समय में कोई बाहरी व्यक्ति भी आया था, ठीक है। अगर बाहरी व्यक्ति आया था तो उसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, ये सारी चीज़ें पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा संगम जब काल पढ़ेंगे तो इसमें संगम साहित्य पढ़ने के मिलेगा, संगम साहित्य। अब पूछ लिया जाएगा कि कितने संगम काल हुए थे, 1 हुआ था, 2 हुआ था, 3 हुआ था, कितने हुआ था, ठीक है। उन संगमों काल में कौन कौन सी किताबों की रचना की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, किस भाषा में किया गया था, तो ये सारे पूछे जाएंगे। संगम काल होगा तो संगम काल में संगम साहित्य भी पूछे जाएंगे कि कौन कौन से काल में कौन कौन सी किताबों का रचना हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, कौन सी भाषा में हुआ था, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। ये तो और इम्पोर्टेंट है, इसे सवाल पूछे ही जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पढ़ेंगे व्यापार व्यवस्था के बारे में, व्यापार व्यवस्था, यहाँ पर राजाओं के द्वारा किस प्रकार के व्यापार व्यवस्था होता था। इसमें पढ़ेंगे बंदरगाह, बंदरगाह मतलब राजा का बंदरगाह कहाँ पर था, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे दूतावास, दूतावास मतलब इस राजा के द्वारा, मतलब कौन से राजा, चेर राजा के द्वारा कहाँ पर इसका दूतावास
खोला गया था। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर फैक्ट जो लिखा हुआ सारे इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चेर राजा दे देगा तो पूछेगा कौन राजा उसकी स्थापना किया था, इसकी राजधानी कहाँ पर था, क्षेत्र कहाँ पर था, या वर्तमान में वो क्षेत्र कौन से राज्य के अंदर है, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का थे, कौन से अधिकारी होते थे, ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, शहरी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ठीक है, वहाँ पर टैक्स किस प्रकार के लगाए गए थे, किस नाम को से उस टैक्स को जाना जाता था, या इस राजा का प्रतीक चिन्ह क्या था, मंदिरों का जो निर्माण किया गया था किस शैली में किया गया था, तो 3-4 शैली का नाम दे देगा, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, कौन से शैली में किया गया था ये पूछ लिया जाएगा। या मंदिरों के नाम दिए रहेंगे, पूछ लिया जाएगा कि ये मंदिर जो था कौन से शैली में बना था, या मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, टैक्स जो था किस प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, क्या उन राजाओं के क्षेत्र में विदेशियों का आगमन हुआ था, अगर हुआ था तो उसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, ठीक है, उस किताब में किस बात पर चर्चा किया गया है। इसके अलावा संगम साहित्य, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं संगम साहित्य से। संगम साहित्य, कितने संगम साहित्य हुए, ठीक है, किस राजा द्वारा संगम साहित्य को संरक्षण प्रदान किया गया, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि संगम साहित्य में किसी राजा के द्वारा इन संगम साहित्य को संरक्षण प्रदान किया गया था, या संगम साहित्य में कौन कौन सी किताबों की रचना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था, किस भाषा में किया गया था, ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा। व्यापार व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि राजाओं का नाम दिया रहेगा कि इस राजा के द्वारा कौन सा व्यापार व्यवस्था, मतलब किस सामान का व्यापार व्यवस्था किया जाता था, ठीक है, किस देश के साथ उसका व्यापार व्यवस्था होता था, बंदरगाह कौन से बंदरगाह था, या बंदरगाह का क्या नाम था, और इस किसी भी राजा का नाम दिया रहेगा, उसके द्वारा कहाँ पर किन क्षेत्रों में दूतावास खोला गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। दूसरा है, चेर के बाद पढ़ेंगे चोल राजा के बारे में। चेर के बाद हो गया चोल राजा, चोल, तो इसके बारे में भी क्या पढ़ेंगे, तो इसके बारे में सेम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ अलग नहीं पढ़ लेंगे इसके बारे में। पहले किसके द्वारा स्थापना किया गया, पहला, दूसरा इसकी राजधानी कहाँ पर थी, तीसरा किस क्षेत्र में, वर्तमान में मैप में वो क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, दे दिया जाएगा क्षेत्र के नाम और पूछ लिया जाएगा कौन से राज्य के अंदर है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, कौन सा, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, प्रशासनिक व्यवस्था में कौन कौन से अधिकारी रखे गए थे, उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा मंदिरों का निर्माण पूछ लिया जाएगा कि कौन से राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया, किस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था, कहाँ पर हुआ था, या कौन कौन से मंदिर, राजा का पर्टिकुलर नाम रहेगा कि किस राजा के द्वारा कौन सा मंदिर निर्माण किया गया था, ठीक है। टैक्स किस प्रकार के टैक्स लगे थे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मंदिरों का निर्माण हो गया। इसके अलावा चोल राजा का बंदरगाह कहाँ से था, कहाँ पर था, जहाँ पर व्यापार व्यवस्था होता था, ठीक है, किस देश के साथ व्यापार व्यवस्था होता था, या कौन से सामान खरीदे जाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चोल राजा के बारे में सेम वही पूछा जाएगा, या इसका प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था, जो पहले लिखे थे वही सेम है। उसके बाद बात करते हैं चोल राजा के बारे में, सॉरी चोल हो गया, पांड्य राजा के बारे में। तो पांड्य में भी यही पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं पढ़ लेंगे, सेम इसका भी वही पढ़ेंगे। पहला, स्थापना किसके द्वारा किया गया, दूसरा कौन से क्षेत्र में किया गया, वर्तमान में वो क्षेत्र कौन सा राज्य है, ठीक है, तीसरा
यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहते थे, शहरी क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, वहाँ के जो अधिकारी होते थे वो कौन होता था या उस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, टैक्स जो था किस प्रकार के टैक्स लगाए गए थे या टैक्सों के नाम जो दिए होंगे वो पढ़ लेंगे। चौथा, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ था, ठीक है, मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, इसके अलावा टैक्स किस प्रकार के लगाए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसा चेर था, चोल है, पांडव है, तीनों के बारे में सेम वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ और थोड़ा पॉइंट है वो थोड़ा देख सकते हैं इन राजाओं के बारे में। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट है, हाँ, यहाँ पर जैसे तीनों का होगा देवताओं के नाम, देवता, ठीक है, दिया रहेगा कि चेर में कौन सा देवता का पूजा होता था, चोल में कौन सा होता था, पांडव में किस देवता का पूजा होता था, ठीक है, ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा बताए थे अधिकारी, तो बताए ही थे कि अधिकारी मतलब किसी भी राजा का नाम दिया रहेगा और पूछ लिया जाएगा कि उसके राज्य में किस नाम से अधिकारी थे, ठीक है, या राजाओं अधिकारियों का नाम दिया रहेगा, पूछ लेगा कि ये जो अधिकारी थे किस राजा के समय में थे या किस वंश के टाइम में थे। इसके अलावा यहाँ पूछा जाएगा सभा, कौन कौन सी सभा थी या कौन कौन सी समिति बना हुआ था। भूमि पूछ लिया जाएगा कि भूमि को किस नाम से जानते थे, अलग अलग टैक्स के लिए कौन कौन सी भूमि था, ठीक है। इसके अलावा इसमें पूछे लिया जाएगा सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन, प्रशासन व्यवस्था मतलब किस राजा के पास नेवी बढ़िया थी, उसके प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, कौन कौन से सेनाएं शामिल थी, मतलब घोड़े वाले थे, हाथी वाले थे, पैदल वाले थे, रथ वाले थे, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद धर्म अनुष्ठान, धर्म और अनुष्ठान ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, अनुष्ठान, ठीक है, कि किस राजा के द्वारा धर्म अनुष्ठान किया गया या किसी राजा का पर्टिकुलर नाम लिए लिख दिया जाए कि इस राजा के द्वारा कौन सी पूजा की शुरुआत हुआ था, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर कौन से राजा के द्वारा कौन सी पूजा की शुरुआत हुआ था, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये अभी हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद संगम युग के बाद कुछ और राजाओं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे होगा आपका चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से सवाल पूछते हैं। जैसे एक राजा का नाम दिया रहेगा तो पहले तो वही सेम है, इसका भी वही रहेगा। स्थापना क्या है, राजधानी कहाँ पर बनाया गया, वर्तमान में वो कौन सा क्षेत्र है, वर्तमान स्थिति को देखते रहेंगे, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का है, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का है, प्रतीक चिन्ह क्या था यहाँ के राजा का, ठीक है। टैक्स किस प्रकार के लागू किए गए थे,
सैन्य व्यवस्था किस प्रकार का था? क्या इस राजा के द्वारा किसी या राजा के द्वारा मंदिर बनवाए गए थे, मंदिर व्यवस्था किया गया था? तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक राजा का नाम बताते हैं, जैसे एक राजा का नाम था इसमें पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अब इससे सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं कि इसके द्वारा, ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण किया गया था, वो कौन से शैली में बना हुआ था, ठीक है, उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, या इस राजा के द्वारा किन राजाओं को हराया गया था। ठीक है, ऐसा ये पूछ लिया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा चेर, चोल या पांडव राजाओं में किस राजा को हराया गया था। ठीक है, कहाँ हराया गया था, अगर नदी का नाम होगा तो कौन से नदी किनारे हराया गया था, अगर क्षेत्र होगा तो कौन से क्षेत्र के पास हराया गया था। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, या पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा शिलालेख का निर्माण किया गया था। ठीक है, शिलालेख क्या होता है कि जो राजा पहले पत्थरों पर लिखवाया करते थे। ठीक है, और राजाओं का कोई भी फरमान हो तो वो पत्थरों पर लिखवाकर गांव के किनारे या रोड के किनारे उसको गाड़ दिया जाता था, ताकि आते जाते लोगों को ये पता चल सके कि राजा क्या चाहता है। ठीक है, तो शिलालेख, जैसे शिलालेख में एक का नाम होगा एहोल शिलालेख। ठीक है, एहोल शिलालेख। तो एहोल शिलालेख जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ से किसके बारे में, चालुक्य वंश के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ये भी समझना ज़रूरी है कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सभी याद नहीं हो सकता, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हाँ कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के बारे में, ठीक है, पल्लव वंश के बारे में ये क्यों, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ से बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछे गए हैं। अब पल्लव वंश में क्या, तो यहाँ भी वही पर पढ़ेंगे सेम। पहला तो स्थापना, ठीक है, दूसरा राजधानी, तीसरा क्षेत्र, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए, चौथा प्रशासनिक व्यवस्था, पांचवा मंदिरों का निर्माण। देख, दक्षिण भारत में कोई भी ऐसा राजा नहीं है जिससे मंदिरों के निर्माण से सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो इसलिए मंदिरों के निर्माण, प्रशासनिक व्यवस्था, राजधानी और वर्तमान क्षेत्र ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मंदिरों का निर्माण और साथ में शैली, कौन सी शैली में वो मंदिर निर्माण हुआ है। जैसे मंदिरों के बारे में बताएं हैं कि मंदिरों के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे तंजौर का मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, विदेश्वर मंदिर, ऐसे करके मंदिरों का निर्माण, जो मंदिरों के नाम दिए रहेंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी शैली में मंदिर बना है, द्रविड़ शैली में बना है, वेसर शैली में बना है, नागर शैली में बना है, किस शैली में इस मंदिरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये थी। इसके अलावा यहाँ पर व्यापार व्यवस्था, ये व्यापार व्यवस्था हमेशा याद रखिएगा
कि व्यापार व्यवस्था से सवाल पूछे जाते हैं कि किस रास्ते से या किस क्षेत्र से या कौन से बंदरगाह से इस राजा का व्यापार व्यवस्था होता था। ठीक है, बंदरगाह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बंदरगाह। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। संगम काल के बाद इन राजाओं के बारे में हम बात करें, चालुक्य वंश, पल्लव वंश के बारे में। तो ये था एंसेंट हिस्ट्री से। ठीक है, याद रखिएगा बीपीएससी में सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के अगर सवाल पूछा जाए कहाँ से बनता है तो वो एंसेंट हिस्ट्री ही है, प्राचीन भारत ही है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्राचीन इतिहास ही है जहाँ से सबसे ज़्यादा बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। तो एंसेंट हिस्ट्री बढ़िया से कवर कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे मध्यकालीन में, तो यहाँ हम पढ़ेंगे चोल के बारे में। तो अभी आप कहेंगे कि सर अभी तो तुरंत हम चोल के बारे में पढ़े, चोल के बारे में तो अभी पढ़े हैं, चोल चेर पांडव के बारे में तो अभी पढ़े। तो चोल आपको दो जगह पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक एंशिएंट हिस्ट्री में, दूसरा मध्यकालीन इतिहास हिस्ट्री में। ठीक है, मध्यकालीन में क्या पढ़ेंगे इससे, तो वो सारी चीज़ तो है ही पहले वाला। इसके अलावा इसमें पढ़ेंगे प्रशासनिक, तो पहले ही लिख दिए थे कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इससे, शिलालेख के बारे में, शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ राजाओं के यहाँ नाम दिए रहेंगे चोल से, जैसे राजा प्रथम, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कला और संस्कृति से, मतलब वही मंदिरों के निर्माण से। ठीक है, इसके अलावा नटराज की मूर्ति बनाई गई थी, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों, चोल आपको दोनों जगह पढ़ने के लिए मिलता है, एंशिएंट हिस्ट्री में और मिडाइवल हिस्ट्री में, मतलब प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में भी दोनों जगहों पर पढ़ने के लिए मिलता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी हम बात की है। चालुक्य के बारे में सेम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो अभी लिखे हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे में राष्ट्रकूट से सवाल पूछे जाते हैं कि एक मंदिर, जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से राजा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, या कितने चट्टानों से बनाया गया, चट्टान भी पूछ लिया जाता है कि एक चट्टान से, दो चट्टान से, कितने चट्टानों से बनाया गया। ठीक है, उस मंदिर के अंदर किस भगवान की मूर्ति है पूछ लिया जाएगा कि कौन से वहाँ पर देवता हैं। ठीक है, या इसके समय में इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, व्यापार व्यवस्था किस प्रकार का था। ठीक है, टैक्स कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे, वहाँ के अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले।
इसके बाद इसमें पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, तो सेम वही चीज, पहले स्थापना, राजधानी, क्षेत्र कौन सा है, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। ये सारी चीजें इससे पूछा जाता था। इसके अलावा इसमें एक राजा था जो काफी प्रसिद्ध, हाँ, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो विजयनगर साम्राज्य जो है कुछ वंशों के अलग अलग, जैसे संगम वंश होगा, शालुक्य वंश होगा, तुलु वंश होगा, ठीक है। जैसे आपको इसमें वंशों के नाम होंगे अलग अलग, जैसे इसमें होगा संगम वंश, संगम वंश सबके बारे में पढ़ना है। संगम वंश हो गया, ठीक है। सालू वंश हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे तुलु वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आड़ावीडू वंश, ठीक है। तो ये सब वंशों के बारे में पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य में वंश जो था 5 भागों में बटा हुआ था। संगम वंश होगा, सालू वंश होगा, तुलु वंश होगा, ठीक है। उसके बाद आड़ावीडू वंश होगा। तो ऐसे कर कर वंशों का में भागों में बटा हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और इसी में एक फेमस राजा होगा जिसके बारे में हमको पढ़ना होगा, कृष्णदेवराय। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जब मुग़ल का टाइम पढ़ेंगे और मुग़ल में बाबर के बारे में पढ़ेंगे, तो बाबर के द्वारा एक किताब लिखा गया था जिसको बाबरी नामा कहा जाता है, जिसमें बाबर ने अपने समकालीन जो था राजा कृष्णदेवराय के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। तो समकालीन वाला भी याद रखिएगा, राजा का नाम दिया रहेगा, पूछ लेगा कि उसके समकालीन कौन से राजा थे, दक्षिण में कौन था, उत्तर में कौन था, ठीक है। तो उस सब, या बाबर के द्वारा बाबरी नामा में किस राजा के बारे में चर्चा किया गया, तो वो कृष्णदेवराय ही थे जिनके लिए बाबर ने बाबरनामा में चर्चा किया, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम इन सारे वंशों में विदेशियों का आगमन भी पढ़ेंगे। विदेशियों का आगमन, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, VVI समझे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कृष्णदेवराय के बारे में दे दिया जाएगा कि कृष्णदेवराय के समय में कौन से विदेशी जो थे इनके दरबार में आया था, ठीक है। उसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, अगर किताब लिखा गया तो कौन सी भाषा में लिखा गया तो उसमें उस किताब के अंदर किस बात पर चर्चा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर विदेशियों का जो आगमन होगा और उसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद इसमें है कुछ युद्धों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। युद्ध कौन सा, तो तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा। युद्ध का नाम लें तो युद्ध में है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। ये ज़्यादा फेमस युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है।
1565 के आसपास हुआ था। तो ये सवाल पूछे भी गए हैं। अगर बीपीएससी का आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो ये वाला सवाल पूछा गया कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ठीक है, बहमनी साम्राज्य। अब बहमनी साम्राज्य तो सेम वही, किसके द्वारा स्थापना किया गया, राजधानी कहाँ था, क्षेत्र कहाँ था, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, कौन कौन से अधिकारी थे, या इसका बहमनी साम्राज्य के, हाँ, एक बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के अंदर युद्ध हुआ था। तो ये याद रखिएगा, वो सवाल पूछ लिया जाता है। कौन सा, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर में, विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इससे सवाल पूछे जाते कि बहमनी साम्राज्य में कौन से राजा के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के साथ युद्ध हुआ था, किस लिए हुआ था, ठीक है। ये किस लिए भी हुआ था ये भी पूछे गए हैं। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में कुछ राजाओं के नाम होंगे या राजाओं के नाम दिया रहेगा जो दोनों के बीच में युद्ध होगा किसी क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो वो क्षेत्र वाला पूछ लेगा कि कौन सा क्षेत्र के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, या जीता कौन था, ठीक है, या कौन सा युद्ध हुआ था। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते। उसके बाद अब इसमें पढ़ते हैं, एक है वंश के ही नाम लिख देते हैं। उसके बाद है इसमें होयसल वंश, ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आता है काकताई वंश, काकताई वंश, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये तालीकोटा इम्पोर्टेंट है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में युद्ध हुआ था वो सवाल पूछे गए। होयसल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और काकताई वंश जो है यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य, तालीकोटा का जो युद्ध होगा वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास का। देखिए, इतिहास आप एक बार में पूरे इतिहास को याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ये समझ जाए कि हाँ उस एग्ज़ाम के अंदर या बीपीएससी के द्वारा, कोई भी एग्ज़ाम है, ये बीपीएससी नहीं कि बीपीएससी के द्वारा बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, या कोई भी रेलवे हो, या कोई भी के द्वारा एग्ज़ाम लिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ उस एग्ज़ाम के अंदर किस टॉपिक से सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे सवाल बनते हैं, या कौन सा टॉपिक है जिससे सवाल बहुत कम पूछा जाता है। जिससे पूछा जाता है उसको और बढ़िया से पढ़ेंगे, जिससे कम पूछा जाता है तो उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जिससे ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। आधुनिक इतिहास में पहले तो हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर क्यों, तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैसूर के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में, तो दो राजाओं के बारे में, हैदर अली और टीपू सुल्तान।
इसके बारे में यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा हैदर अली और टीपू सुल्तान से कौन सा युद्ध? तो आंगल मैसूर युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध होगा। ठीक है, जितने भी आंगल मैसूर युद्ध होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? तो पहला कौन से राजा, इसमें कौन से राजा होगा? मतलब आंगल मैसूर युद्ध देगा कि आंगल मैसूर प्रथम युद्ध, आंगल मैसूर द्वितीय युद्ध, आंगल मैसूर तृतीय युद्ध, आंगल मैसूर चतुर्थ युद्ध। ठीक है, तो 4 युद्ध होगा। तो इसमें राजाओं के नाम दिए गए, जैसे आंगल प्रथम मैसूर युद्ध में कौन सा भाग लिया था? ठीक है, उसमें अंग्रेज कौन था? हारा कौन? हारने के बाद एग्रीमेंट हुआ, संधि हुआ। हाँ, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। युद्ध होगा तो संधि भी होगा, एग्रीमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसके बीच में संधि हुआ और कौन सा संधि हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ के नाम होगा, श्रीरंगपट्टम की संधि हो जाएगा, मैसूर की संधि हो जाएगा। तो ऐसा करके जो भी नाम आएगा तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, युद्ध और साथ में एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ सुधार भी किए जाएंगे इन राजाओं के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे मराठा। इसमें टॉपिक के में अंदर आगे भी अगर उत्तर भारत का इतिहास से देखे होंगे तो वहाँ भी मेरे द्वारा बताया गया कि मराठा के बारे में पढ़ें, तो यहाँ भी हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ मराठा के बारे में क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे कि अंग्रेज और मराठा ही मिलकर टीपू सुल्तान को युद्ध में हराएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपने तरफ से कुछ पैसे देकर मराठाओं को अपने तरफ किया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दक्षिण भारत में भी मराठा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय। तो कुछ रजवाड़े थे जो उनका विलय किया गया था। अगर आप उत्तर भारत वाला इतिहास का अगर वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर मेरे द्वारा बताया गया था कि अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लाई गई, जैसे सहायक संधि। इस पॉलिसी को कहा जाता था जो रजवाड़ों के सहायक संधि। ठीक है, अभी संधि में था क्या? तो अंग्रेज़ों के द्वारा पॉलिसी बनाया गया कि जो भारतीय राजा थे, अंग्रेज़ क्या करते थे, भारतीय राजाओं के पास जाते थे और कहते थे कि हम आपको बाहरी जो भी आक्रमण होगा उससे हम बचाएंगे। ठीक है, बस आप ये कर लीजिए कि अंग्रेज़ों के कुछ रेजिमेंट को या कुछ सैनिकों को अपने पास रख लीजिए, उसका खर्चा जो भी होगा वो राजा देगा। ठीक है, तो ऐसे कर कर अंग्रेज़ों के द्वारा सहायक संधि लागू किया गया था। तो इसमें कुछ रजवाड़ों का विलय भी हुआ था, जिसमें जैसे हैदराबाद। इसके अलावा मैसूर। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्षेत्र भी थे जो अंग्रेज़ों के सहायक संधि के अंदर आ गए थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, इन सबको अंग्रेज़ों ने अपने
क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है, हम इसमें पढ़ते हैं सामाजिक सुधार। अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक आर्थिक सुधार। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सुधार उत्तर भारत में भी बिल्कुल पढ़ने के लिए मिलेगा सामाजिक आर्थिक सुधार, और दक्षिण भारत में भी मिलेगा सामाजिक आर्थिक सुधार। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी, अब रैयतवारी व्यवस्था क्या है? देखिए, रैयतवारी व्यवस्था क्या है? ये भूमि पर टैक्स लगाया गया था, भूमि पर कर था। उत्तर भारत वाला भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको रैयत वाली, महालवाड़ी, इजारेदारी, अस्थाई बंदोबस्त, ऐसी व्यवस्थाएं पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सेम वही व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था जो था उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, जहाँ पर अंग्रेज ये निर्धारित करते थे कि उनको कितना टैक्स, किस भूमि पर कितना टैक्स लेना था। ठीक है, ये था। इसके अलावा बहुत सारे आपके विद्रोह पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पहले ही उत्तर भारत वाले में ही हम, मेरे द्वारा बताया गया था कि जितना हम उत्तर भारत के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह दक्षिण भारत में जितने भी विद्रोह हुए उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो कुछ का नाम सुन लेते हैं, जैसे रंपा विद्रोह, रंपा, ठीक है, विद्रोह हुआ था। खोड़ विद्रोह, ये आपसे पूछ लिया जाए। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, ठीक है। इसके अलावा मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। इसके अलावा आते हैं दक्कन विद्रोह, ठीक है। तो ऐसे कर कर बहुत सारे विद्रोह हुए थे जिससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, विद्रोह जो था आपको यहाँ, विद्रोह आप देखेंगे फर्स्ट विद्रोह में, फर्स्ट वीडियो में, तो उत्तर भारत में होने वाले जितने भी विद्रोह थे उसके बारे में पढ़े थे, और यहाँ हम किसके बारे में पढ़े? तो दक्षिण भारत में होने वाले जितने भी विद्रोह थे उनके बारे में। तो ये दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उत्तर भारत का विद्रोह भी और दक्षिण भारत का विद्रोह भी। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, एक बात और, इसी विद्रोह को कहीं कहीं लिखा रहेगा, जितने भी विद्रोह लिखा गया उसी को लिखा रहेगा कहीं जनजाति विद्रोह। ठीक है, जनजाति विद्रोह लिखे, मतलब वहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया तो उसको जनजाति विद्रोह कहते हैं। ठीक है, तो या तो जनजाति विद्रोह लिखा रहेगा या तो डायरेक्ट, जैसे अब इससे पूछे गया कि जैसे पूछ लिया जाए कि रंपा विद्रोह पहला, कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो वो डेट याद रखना है। ठीक है, डेट याद नहीं हो तो साल तो बिल्कुल याद रखना है, पहला। दूसरा, कहाँ हुआ था ये याद रखना है। तीसरा, किस कारण हुआ था। ठीक है, तो कारण याद भी रखेंगे कि कौन से कारण हुआ था। चौथा, किसके द्वारा हुआ था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। ठीक है, तो उनके नाम, अगर 2 लोग थे तो उन दोनों के, 3, 4, 5 जितने भी लोग थे उनका नाम हमेशा याद रखना, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें सामाजिक सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सुधार आंदोलन, इससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे में आत्मसम्मान सम्मान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वाइकोम, वाइकोम,
वाईकोम आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। चौथा जस्टिस पार्टी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं। उसके बाद लास्ट गैर ब्राह्मण आंदोलन, ठीक है। तो ये है सामाजिक सुधार आंदोलन, जो समाज के अंदर सुधार लाने के लिए किया गया था। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए जस्टिस पार्टी आंदोलन, तो इसमें कौन सा, पहले तो कब हुआ था, किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, ठीक है, कहाँ पर किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा अगर कार्रवाई हुआ था तो किस अंग्रेज के द्वारा हुआ था, या अंग्रेजों के द्वारा इसे रोकने के लिए कौन सा कानून निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप दक्षिण भारत में देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में आपको एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न सभी जगह से सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है, तो अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए तो उसमें सबसे ज़्यादा अब जो है एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा दें।